प्रिय छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 4 आत्मकथ्य, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इस पाठ के बारे में बताया गया है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग यह वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। इस पाठ के शब्दार्थ अर्थात शब्द संपदा: मधुप, मन रूपी घोड़ा, अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार, व्यंग मलिन, खराब ढंग से निंदा करना, गागर रीति, ऐसा मन इसमें कोई भाव नहीं, खाली घड़ा, प्रवंचना, धोखा, मुस्क्याकर, मुस्कराकर, अरुण कोपल, लाल गाल, अनुरागिनी उषा, प्रेम भरी भोर, स्मृति पाथेर, स्मृति रूपी संबल, पंथा, रास्ता या राह, कथा, अंतर्मन गुदड़ी। इस आत्मकथ्य के बारे में इसकी पहली आत्मकथ्य है: मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी,
इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। इस भाग का की व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि फूलों पर गुंजार करने वाला भ्रमर गुनगुनाकर न जाने अपने मन की कौन सी वेदना की अभिव्यक्ति कर जाता है। यह भी पता नहीं चलता कि वह उस समय क्या कहता है। घनी पत्तियां आज मुरझा कर जमीन पर गिर रही हैं, जो अधिक घनी हो रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह संसार सारहीन है, जहाँ व्यक्ति की वेदना का कहीं अंत नहीं है। कवि आगे कहता है कि इस गंभीर और आर पार रहित नीले आकाश के नीचे अनगिनत जीवन के इतिहास बनते बिगड़ते रहते हैं, और यह एक विचित्र बात है कि वे सब अपने आप अपनी स्थिति पर व्यंग करते हैं। जीवन की अनेक रेखाएं अपने अस्तित्व पर स्वयं हंसती रहती हैं। इतने पर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता को कह डालूं, मैं अपने ऊपर बीतने वाली व्यथा को सुना दूं। मेरी जीवन रूपी गागर तो खाली है, अतः तुम मेरी कथा सुनकर कुछ सुख पाओगे, इसमें मुझे संदेह है। दूसरा भाग, किंतु कहीं ऐसा तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने होने वाली उन बातों की। अर्थ या व्याख्या। कवि कहता है कि हे प्रिय, कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मेरी गागर को खाली करने वाले हो। तुम मेरी जीवन रूपी गागर से रस लेकर अपनी गागर भरने वाले हो। इसलिए जब तुम मुझे खाली करके स्वयं को भरते हो, तो तुम मुझे कैसे भरोगे। कवि कहता है कि यह जीवन एक छलावा है। सबसे बड़ा छल तो यह है कि मैं अपनी सरलता की हंसी उड़ाऊं, मैं दूसरों की प्रवंचनाओं और भूलों को दूसरों को दिखलाऊं। अपने जीवन में आने वाली प्रवंचना को याद करके मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा को कैसे गाऊं, जो जीवन में कभी आई थी। मैं उन रातों की बातों को कैसे बताऊं, जिनमें हम खिलखिलाकर हंसते थे। अर्थात दुख के समय सुख को याद करना अपने ऊपर हंसने के समान है। तीसरा भाग, मिला कहाँ वह सुख जिसमें मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके अर्ण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की चिंता में मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि मुझे वह सुख नहीं मिल सका जिसे प्राप्त करने के लिए मैं सुख का स्वप्न देखकर सोते से जाग गया था। वह सुख जो मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। कभी स्मरण करता है कि जिस प्रेयसी के गाल लालों की सुंदर मतवाली छाया में अनुरागी उषा भी
अपनी सुहाग देखती थी। कवि कहता है कि आज के जीवन में उन क्षणों की स्मृति ही जीवन का संबल है। तुम मेरे जीवन की कथा की परतें खोलकर भला क्या पाओगे? कवि अपने जीवन को अत्यंत छोटा बताकर उसकी कहानी नहीं सुनना चाहता। वह दूसरों की बातें सुनना और स्वयं चुप रहना चाहता है। उसका कहना है कि अभी अपने जीवन की कथा को कहने का समय नहीं आया है। उसकी व्यथा कथा को शांत ही रहने दो, उसे खुलने का प्रयास मत करो। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि जयशंकर प्रसाद पर उनके मित्रों और प्रशंसकों का भारी दबाव था कि वे आत्मकथा लिखें और वे इससे बचना चाहते थे। इसके लिए कई कारण थे। नंबर 1, आत्मकथा में अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों और भूलों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि यह सब नहीं करना चाहता। नंबर 2, कवि को अनेक लोगों ने धोखा दिया है। आत्मकथा में उनका भी उल्लेख करना होगा। कवि उन लोगों को अपमानित नहीं करना चाहता। प्रश्न नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, कवि का कहना है कि अभी आत्मकथा सुनाने का उपयुक्त समय नहीं आया है, क्योंकि नंबर 1, अभी तक कवि को ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिल पाई है जिससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिल सके। नंबर 2, आत्मकथा जीवन के उत्तरार्ध में लिखी कही जाती है, यह अवस्था अभी नहीं आई है। नंबर 3, कवि ने अपने अल्पकाल में काफी पीड़ा झेली है। उसकी व्यथा बड़ी मुश्किल से सो पाई है। आत्मकथा लिखकर वह उस वेदना को अभी नहीं जगाना चाहता। 4 नंबर, कवि के जीवन में अनेक कष्टदायक घटनाएं घटी हैं। उनका उल्लेख करने से पुराने घाव हरे हो जाएंगे। 5 नंबर, कवि के पास कुछ मधुर क्षणों की स्मृतियां भी हैं जिनको वह बताना नहीं चाहता, जिनके सहारे जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। नंबर 6, पाठक आत्मकथा पढ़कर नीरसता का अनुभव करेंगे, क्योंकि उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कवि का प्रयास बेकार जाएगा। प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय है? उत्तर, कवि प्रसाद का अधिकांश जीवन व्यथा पीड़ा से भरा है। उसके जीवन कुछ क्षण आनंद के आए थे, जब वह अपनी प्रेयसी से चांदनी रात में हंस कर बातें कर रहा था। उसकी प्रेयसी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन वह सुख भी आलिंगन में आते आते मुस्कुराते ही भाग गया। अब तो उस सुख की केवल स्मृति ही शेष है। कवि जीवन उसी के सहारे बिता रहा है। यही उसका पाथेय है और संबल है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट करें। क, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। ख, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रश्न का उत्तर, इन पंक्तियों का अर्थ है कि वह सुख की कल्पना ही करता रह गया। वह स्वप्न में भी सुख की तलाश करता रह गया। सुख उसके निकट आने से पूर्व ही मुस्कुराकर भाग गया। वह इस सुख का भोग नहीं कर पाया। संसार में सुख की कल्पना करना छलावा मात्र है, जो थोड़ी सी झलक दिखाकर
दूर चला जाता है। ख का उत्तर, इन पंक्तियों का अर्थ है कि कभी अपनी प्रेयसी के सौंदर्य की स्मृति में दूरता प्रतीत होता है। उस प्रेयसी के गालों पर लाली फैली रहती थी, अनुराग से भरी उषा भी उसने अपना सुहाग ढूंढती थी। कवि के प्रेयसी का सौंदर्य उषा के लिए वह दाह का कारण थी। प्रश्न नंबर 5, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कभी किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहता। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह है। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता। उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहते हैं। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं और सब मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।